हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये जीके आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, जो भी आपका एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है जिसमें जीके आपका पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक पीओ हो, आईएफएससी हो, यूपीएससी हो, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जीके होता है और जीके क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इन सभी के रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, महलनोबिस, दादाभाई नौरोजी और वी.के.आर. राव। तो आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो वह किया था ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, दादाभाई नौरोजी। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको 4 जलप्रपात के नाम दिए होंगे, उनमें से जो सबसे ऊंचा है वो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन में है होगेनक्कल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात और कोर्टाल्लम प्रपात। ये 4 प्रपात आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम आप याद रखिएगा, जोग प्रपात होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जोग प्रपात। जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कितना दमदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार आता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन में है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ये 4 राज्य भारत के हैं, इनको दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कि चावल का कटोरा किससे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा और आपको आंसर याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ये भारत का राज्य है और इसको चावल का कटोरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो बी ऑप्शन आपको याद रखना होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, और ये है दोस्तों, ये क्षमा मंडल नहीं है, ये है आपके पास क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्षोभ मंडल है और ये है आपका समताप मंडल। तो आपको पता होगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है। तो वह पाई जाती है समताप मंडल में। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी को आपको बताना है किस राज्य में है, और ऑप्शन है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है और सही आंसर के लिए आप चूज करोगे ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल को शांत घाटी कहा जाता है, शांत घाटी कहा जाता है केरल राज्य को। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, केरल राज्य। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर केरल। आपको बताना होगा सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है जो जूट उत्पादन करता है। तो इसको याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको देखना है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन आप मारेंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लखनऊ। लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था?
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1951 में? तो यदि आपको ऑप्शन में देखें कि 1948 कहाँ पर है, तो 1948 देखेंगे हम, 1948 ऑप्शन नंबर बी में है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1948 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर आप बताइए किस देश में है? ऑप्शन में है फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल। ये 4 देश दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो देखिए, जैसे ही आप इसमें देखेंगे कि नेपाल कहाँ पर है, नेपाल है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन आप मारेंगे और डी ऑप्शन करके आप जो है 1 नंबर पक्का आपका हो जाएगा। तो नेपाल यानी कि डी ऑप्शन है। जिस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है वह है नेपाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर। ये 4 नगर आपको दिए गए हैं, 4 नगर के नाम दिए गए हैं। तो मोती मस्जिद जिसमें है उसको आपको बताना है। यहाँ पर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइएगा मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता भी होगा कि ऑप्शन नंबर ए आगरा, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन आपको टिक करना होगा। चलिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है फफूंद, शैवाल, वायरस या फिर जीवाणु। ये 4 ऑप्शन में है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जो पेनिसिलिन प्राप्त कराता है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होगा? फफूंद कहाँ पर दिया गया है? फफूंद दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पेनिसिलिन याद रखिएगा फफूंद से प्राप्त होता है दोस्तों, पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि उस विटामिन का नाम बताइए, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो यदि आपको ऑप्शन में देखें कि विटामिन डी कहाँ पर है, तो विटामिन डी आपका सी ऑप्शन में है। तो उस विटामिन का नाम विटामिन डी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन डी आप लगाएंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलिए, नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, इनमें से जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह कौन सा है? तो आपको यदि दिखे बुध, तो बुध यहाँ पर देखेंगे कि सबसे जो नज़दीक है वो इन चारों में से बुध है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा? बुध होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। बताइए, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस में नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन फुटबॉल। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब। बताइएगा, 4 ऑप्शन है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि निर्वात ट्यूब जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है। निर्वात ट्यूब, डी ऑप्शन आपका सही होगा, निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की? देखिए, ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक या फिर अमुंदसेन।
तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों अमेरिका की खोज जो की थी वो की थी कोलंबस ने, तो कोलंबस है ऑप्शन नंबर बी में, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलंबस। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ऑप्शन है किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय जो है वह निर्मित होती है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन में आपको देखना है उत्पादक गतिविधि कौन सी है। देखिए किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा ही राष्ट्रीय आय निर्मित होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन पर आप टिक करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दोहा, जेनेवा, यूरुगे, या फिर न्यूयॉर्क। तो डी ऑप्शन न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन यूरुगे है, और बी जेनेवा, ए ऑप्शन है दोहा। तो बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए जेनेवा, जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है, जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जेनेवा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आपके सामने क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी थे वे उनको राजनीतिक गुरु कौन मानता था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? हाँ, उनका राजनीतिक गुरु कौन था जो उनको राजनीति सिखाते थे? यानी कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, जो महात्मा गांधी जो हैं राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपको देगा। कैसे? या तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, या महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, ठीक है, ये आ सकता है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, या फिर महात्मा गांधी किसको राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, या लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु मानते थे वह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और ए ऑप्शन पर आप टिक करेंगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके सामने ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, वसा। तो आपको देखना है कि आपके सामने ऑप्शन जब आएंगे तो आपको केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट देखना है। क्या देखना है? कार्बोहाइड्रेट। ए ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन है आपके पास विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, और विटामिन ई। तो इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? बस आपको याद रखना है कि विटामिन के कहाँ पर दिया गया है, और विटामिन के दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो आप सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे और आपका सही आंसर होगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके पास विश्व बंधुत्व, वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा, या वैश्विक निष्ठा। तो ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन क्या है यह चुनना है। तो दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य जो था वह था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवर्तनांक वाला आंख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस, एक्वियस ह्यूमर, काचाभ द्रव यानी कि विट्रियस ह्यूमर, या फिर कॉर्निया। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। तो याद रखिएगा लेंस। लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, याद रखिएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम
होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे सूक्ष्मजीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या फिर प्रोटीन। तो एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या है ये आपको बताना होगा। तो देखिएगा, सूक्ष्मजीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या प्रोटीन। तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन को आप याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और बैंक पीओ में भी ये आया था, बैंक पीओ ये आया था, आप देख लीजिएगा। किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्ण कटिबंधीय या फिर शीतोष्ण। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पूरे साल वर्षा होती है? तो देखिए, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय जो भी प्रदेश हैं उनमें पूरे साल वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बार चर्चा में रहा है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था? देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक या धर्मपाल। तो इसको याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वह था डी ऑप्शन, धर्मपाल। धर्मपाल यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है सारंगी से, गिटार से, शास्त्रीय गायन से या फिर तबला से। तो यहाँ पर आपको अगर दिखाएं कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो था वह था शास्त्रीय गायन से। कहाँ से? शास्त्रीय गायन से उनका संबंध था। तो आपको सी ऑप्शन लगाना होगा और यही आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी थी चेन्नापत्तनम या फिर मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप टिक करोगे सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऋग्वेद काल के देवता हैं सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि या फिर सूर्य और विष्णु। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऋग्वेद काल के देवता को आपको बताना है। तो आपको देखना होगा इंद्र और अग्नि कहाँ पर दिए गए हैं। इंद्र और अग्नि सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद काल के देवता इंद्र और अग्नि हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है उनके प्रणेता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी या फिर सुब्रमण्यम भारती, सरोजनी नायडू या रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो आपको सभी को पता होगा और ये सभी को पता होना चाहिए हमारा राष्ट्रीय गान के प्रणेता कौन है, जनगण मन के प्रणेता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को हम टिक करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये थे आज के जीके क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में आने वाले होते हैं और बार बार चर्चाओं में रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।